स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आ गया हूँ DSSB फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग सेट पेपर। और इस सेट पेपर में हम लोग देखेंगे 35 क्वेश्चन। इस सेट पेपर में है टोटल 70 क्वेश्चन, ठीक है, जिसका पहला पार्ट 35 क्वेश्चन का आज देखेंगे और 35 क्वेश्चन का कल देखेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज टॉपिकल प्रोटेक्टिव सनस्क्रीन लोशन बिकॉज ऑफ इट्स। देखिए आपने आंसर तो देख लिया, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे क्या है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड का यूज़ पूछ रहा है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज टॉपिकल प्रोटेक्टिव सनस्क्रीन लोशन। पहली बात तो क्या, ये टॉपिकल का मतलब ऊपर, स्किन के ऊपर लगाया जाएगा, ठीक है ना, मतलब स्किन के ऊपर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। फिर प्रोटेक्टिव सनस्क्रीन है, यानी सनस्क्रीन से जो यूवी रेज वगैरह आती हैं, ठीक है, उनको जो है सनस्क्रीन की, जो भी सनस्क्रीन का मतलब हो गया जाकर के जो सूरज से आने वाली किरणें हैं, किसी भी तरीके की किरणें हो, चाहे वो अल्ट्रा वायलेट रेज हो चाहे नॉर्मल रेज हो, उनसे आपको प्रोटेक्ट करेगी जाकर के, ठीक है ना। ये लोशन जो है प्रोटेक्ट करता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड जिसमें मिला हुआ होता है। क्या होता है कारण, क्योंकि इसमें हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, क्योंकि ये इसका जो है इंडेक्स कैसा होता है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड का होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक बार फिर से देखेंगे। कह रहा है टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज टॉपिकल प्रोटेक्टिव सनस्क्रीन लोशन बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सीधे सीधे इसको रट लेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रिजर्वेटिव आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन फॉर। कह रहा प्रिजर्वेटिव का मतलब ऐसे केमिकल जो दूसरे केमिकल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए काम में आते हैं, उनको कहते हैं प्रिजर्वेटिव। तो प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल होता है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में, जब भी हम लोग फार्मेसी में कोई चीज़ें बनाते हैं उसमें। और किस वजह से होता है, क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है इंक्रीजिंग द सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट। कह रहा है इंक्रीजिंग मतलब बढ़ाना, सेल्फ लाइफ, प्रोडक्ट की जो सेल्फ लाइफ है उसको जो है बढ़ाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रिजर्वेटिव। तो प्रिजर्वेटिव आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन फॉर इंक्रीजिंग द सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है मॉडिफाइड गटजेट टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड द लिमिट्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि मॉडिफाइड गटजेट अपरेटस आपने सुना होगा, जब फार्मेसी आप कर रहे होंगे तो फार्मेसी के फर्स्ट ईयर में ही, फार्मेसी फर्स्ट ईयर में अगर आप डी फार्मा कर रहे हैं तो डी फार्मा के फर्स्ट ईयर में आप देखेंगे जब आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं जाकर के, ठीक है, तो उस केमिस्ट्री में एक ये टॉपिक दिया गया है, उस टॉपिक में आपको इम्प्योरिटीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है। और ये मॉडिफाइड गटजेट अपरेटस होता है, या टेस्ट बोल दीजिए आप, इज यूज्ड टू फाइंड द लिमिट ऑफ इम्प्योरिटीज़ ऑफ द फॉलोइंग। किसकी अशुद्धि का पता लगाने के लिए हम लोग मॉडिफाइड गटजेट टेस्ट करते हैं, तो आप बताएंगे आर्सेनिक की इम्प्योरिटी का पता लगाने के लिए हम लोग मॉडिफाइड गटजेट अपरेटस का इस्तेमाल करते हैं या मॉडिफाइड गटजेट टेस्ट करते हैं। तो मॉडिफाइड गटजेट टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड द लिमिट ऑफ इम्प्योरिटीज़ ऑफ द फॉलोइंग आर्सेनिक, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिएजेंट यूज्ड टू प्रिसिपिटेट क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन को प्रिसिपिटेट करने के लिए हम लोग कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे जाकर ये सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्लोराइड आयन को प्रिसिपिटेट करने के लिए, ठीक है ना। तो रिएजेंट यूज्ड टू प्रिसिपिटेट क्लोराइड आयन, सिल्वर नाइट्रेट। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हाइड्रोजन परऑक्साइड इज यूज्ड एज। जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है ये किस तरीके से काम करता है, तो ये एंटीसेप्टिक भी होता है जाकर के, डिसइंफेक्टेंट भी आप कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, मतलब कुल मिलाकर के एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट की क्लास में आता है। और ये प्रोटेक्ट करता है माइक्रोब से लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या एंटीसेप्टिक की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना, एंटीसेप्टिक की तरह काम कर रहा है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है ना। हालांकि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में अंतर ये होता है कि डिसइंफेक्टेंट की पोटेंसी ज़्यादा होती है, एंटीसेप्टिक की पोटेंसी कम होती है। एंटीसेप्टिक को हम लोग लिविंग टिश्यू के ऊपर अप्लाई करेंगे और डिसइंफेक्टेंट को नॉन लिविंग टिश्यू के ऊपर अप्लाई करेंगे जाकर के, ठीक है, या नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। एंटीसेप्टिक का उदाहरण आपने देख लिया, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, डिटॉल हो गया, ठीक है ना, ये और एंटीसेप्टिक जो भी होती चीज़ें वो हो गई जाकर के आपकी। अच्छा, ये डिसइंफेक्टेंट का उदाहरण क्या हो गया, लाइजॉल हो गया जाकर के, जिससे लाइजोल हो गया, फिनॉल हो गया। तो ये सब फिनॉल वगैरह है, लाइजॉल वगैरह, ये सब डिसइंफेक्टेंट हैं जो ज़मीन पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना, या मेज टेबल कुर्सी जिस पे आप चाहें नॉन लिविंग थिंग्स पे इस्तेमाल करेंगे जाकर के डिसइंफेक्टेंट का। फिर कह रहा है बॉन्ड एंगल ऑफ द वाटर इज़। बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर का बॉन्ड एंगल क्या होता है, तो आप बताएंगे जाकर के 104 डिग्री।
वाटर का बॉन्ड एंगल होता है जाकर के 104 डिग्री। तो सीधे सीधे याद कर लेंगे, बॉन्ड एंगल ऑफ द वाटर इज 104 डिग्री। आप कह सकते हैं कि जनरल साइंस का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ये पूछ लिया गया है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है ऑफिशियल एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइनाइड पॉइजनिंग, और इसके कई सारे एंटीडोट होते हैं। तो कह रहा है ऑफिशियल एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजनिंग, तो इसका है सोडियम थायोसल्फेट। क्या है? सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है ना। और हाइड्रोक्सोकोबालामिन भी होता है जाकर के, हाइड्रोक्सोकोबालामिन भी होता है जाकर के, कई सारे एंटीडोट होते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। कह रहा है सोडियम थायोसल्फेट इज़ यूज्ड एज, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, सोडियम थायोसल्फेट है, ठीक है ना। सोडियम थायोसल्फेट इज़ यूज्ड एज, तो इसको एंटीऑक्सीडेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को रोकता है सोडियम थायोसल्फेट, तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह इस्तेमाल होता है सोडियम थायोसल्फेट। इसको आप लोग थायोसल्फेट कर लेना, ठीक है ना, थायोसल्फेट। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बोरान ट्राईफ्लोराइड इज एन एसिड एज पर। कह रहा है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड क्या है? बोरॉन ट्राईफ्लोराइड एक एसिड है, किसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से बोरॉन ट्राईफ्लोराइड एक एसिड है? तो आप बता देंगे लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बोरॉन ट्राईफ्लोराइड एक एसिड है। और ये क्वेश्चन इस वजह से इंपॉर्टेंट है एसिड का, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए करवा रहा हूँ मैं आपको, किसी न किसी एग्जाम में ये आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है द हैवीएस्ट पार्टिकल इन रेडियो एक्टिविटी आर। हैवीएस्ट पार्टिकल, सबसे जो हैवी पार्टिकल होता है रेडियो एक्टिविटी में, रेडियो विकिरण में, जैसे अल्फा बीटा गामा ये 3 रेज निकलती हैं, तो सबसे हैवी रेज कौन सी होती है? तो आप बता देना गामा रेज या अल्फा पार्टिकल जो है हमारा, अल्फा पार्टिकल जो है सबसे हैवी पार्टिकल होता है, लेकिन गामा पार्टिकल जो होता है इसकी पोटेंसी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना, इसकी पोटेंसी जो है सबसे ज़्यादा होती है, या इसका आप कह सकते हैं कि पेनेट्रेशन का जो पावर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी भेदन क्षमता इसकी ज़्यादा होती है। तो अल्फा पार्टिकल सबसे हैवी पार्टिकल होता है, द हैवीएस्ट पार्टिकल इन रेडियो एक्टिविटी आर अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी इज यूज्ड फॉर। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी कहाँ इस्तेमाल हम लोग करते हैं? हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी इज यूज्ड फॉर, आप बताएंगे जाकर के लंग्स, लीवर एंड हार्ट कोलैप्स। क्या होता है जब लंग्स आपके कोलैप्स हो जाएं, काम करना बंद कर दें, लीवर कोलैप्स हो जाए, काम करना बंद कर दें, या हार्ट कोलैप्स हो जाए, ठीक है ना। तो लंग्स, लीवर और हार्ट जब कोलैप्स हो जाते हैं तो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी का हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन को रटना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी इज यूज्ड फॉर लंग्स, लीवर एंड हार्ट कोलैप्स। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है नाइट्रस ऑक्साइड इज यूज्ड एज। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? तो एक तरीके से जनरल एनेस्थेटिक होता है जाकर के, ठीक है ना, जनरल एनेस्थेटिक होता है जाकर के। लाफिंग गैस भी इसको कह देते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को, तो जनरल एनेस्थेटिक होता है जाकर के। इनहेल करवा दिया जाता है जब भी किसी को हम लोग ये गैस सूंघा देते हैं, तो ये नेज़ल कैविटी के माध्यम, इनहेलेशन के माध्यम से जाता है ना, इनहेल कर लेता है, नेज़ल कैविटी से जाता है, और ओवरऑल बॉडी को जो है लॉस ऑफ सेंसेशन कर देता है, पूरी बॉडी में जो है लॉस ऑफ सेंसेशन कर देता है, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इमेटिक्स इन स्मॉल डोज में भी यूज्ड हैं। कह रहा है जो इमेटिक्स होते हैं, इमेटिक्स का मतलब जो उल्टी कराने वाले केमिकल्स होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो वॉमिटिंग कराने के काम आते हैं, उल्टी कराने के काम आते हैं, इन स्मॉल डोज में भी यूज्ड इन। तो कह रहा है इमेटिक्स जो होता है उनको हम लोग स्मॉल डोज में इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे? तो आप बताएंगे कफ प्रिपरेशन, जो कफ की प्रिपरेशन होती है, मतलब जो एंटीटस्यू वगैरह हम लोग बनाते हैं, जो खांसी के सिरप वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना, तो उनमें हम लोग इमेटिक्स का इस्तेमाल जो है हम लोग थोड़ा बहुत कर लेते हैं, ठीक है ना। इमेटिक्स इन स्मॉल डोज में बी यूज्ड इन कफ प्रिपरेशन। फिर एसिड इज डिफाइंड एज इन ब्रॉनस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। कह रहा है ब्रॉनस्टेड लॉरी ने जो कॉन्सेप्ट दिया था एसिड का, अभी लुईस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है ना, लुईस का कॉन्सेप्ट का एग्जांपल पढ़ा था, अभी क्या ब्रॉनस्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट आ गया। इनके हिसाब से एसिड को कैसे डिफाइन करेंगे कि एसिड क्या है? जो प्रोटॉन देता है या इलेक्ट्रॉन देता है, या जो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो एसिड इज डिफाइंड एज इन ब्रॉनस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रॉन पेयर, प्रोटॉन डोनर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रोटॉन का डोनर होता है जाकर के, प्रोटॉन डोनर होता क्या दोस्तों, कई सारे दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, तो एक क्वेश्चन की जगह दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे प्रोटॉन डोनर है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर सही है कि एसिड इज डिफाइंड एज इन ब्रॉनस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट इज प्रोटॉन डोनर।
इन्होंने कहा था कि एसिड, ब्रॉन स्टेट लॉरी ने क्या कहा कि एसिड ऐसा केमिकल होता है जो कि प्रोटॉन को डोनेट कर देता है, यानी अपने पास से प्रोटॉन यानी धन चिन्ह जो है दे देता है जा करके, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कह रहा पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन इज यूज्ड एज अ सेल्फ इंडिकेटिंग एजेंट इन, कह रहा है पोटेशियम परमैंगनेट केमिकल फार्मूला क्या है, KMnO4, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का जो सोल्यूशन होता है वो सेल्फ इंडिकेटिंग एजेंट की तरह काम करता है जा करके, ठीक है ना। रिडॉक्स टिट्रेशन में, किसमें, रिडॉक्स टिट्रेशन में, तो KMnO4 सोल्यूशन इज यूज्ड एज अ सेल्फ इंडिकेटिंग एजेंट इन रिडॉक्स टाइट्रेशन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ दीज कंप्राइज ऑफ ब्लड, कह रहा है इनमें से क्या कंप्राइज ऑफ ब्लड है, यानी ब्लड का पार्ट है, तो इनमें से कौन सा ब्लड का पार्ट है, तो आप बताएंगे जा करके RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ये सभी जो है क्या है ब्लड के पार्ट हैं। और प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था के रूप में आ चुका है, ठोस द्रव गैस के अलावा एक अवस्था पदार्थ की बता दी गई थी प्लाज्मा। तो ये एक जनरल साइंस का क्वेश्चन हो गया। कह रहा विच ऑफ दीज कंप्राइज ऑफ ब्लड, तो आप बताएंगे RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे जा करके, कह रहा कुरकुमा लॉन्गा, कुरकुमा, एक मिनट थोड़ा सा, कह रहा है कुरकुमा लॉन्गा इज़ कॉमनली नोन एज, तो सभी लोग जानते हैं कि कुरकुमा लॉन्गा जो है इसके कई सारे रोल हैं, घर में हम लोग डेली इस्तेमाल करते हैं इसको। तो कुरकुमा लॉन्गा को हम लोग टर्मेरिक कहते हैं, टर्मेरिक मतलब हल्दी, तो हल्दी का केमिकल नेम, बोटेनिकल नेम है कुरकुमा लॉन्गा। कुरकुमिन पाया जाता है, कुरकुमिन हमारा एंटी कैंसरस होता है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे, कह रहा है सेलिसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सेलिसिन कहाँ से मिलता है, तो आप बताएंगे जाकर के सेलिक्स परप्यूरिया से मिलता है, सेलिसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेलिक्स परप्यूरिया। दोस्तों आप लोग वीडियो देखते रहिए, DSSB फार्मासिस्ट का जो टेक्निकल पार्ट है ना आपका इतना मजबूत हो जाएगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना फार्मासिस्ट के, आपका टेक्निकल पार्ट मैं बता रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा टफ बना देंगे ना, जब बहुत ही ज़्यादा टफ बना देंगे तब भी आप 50 से 60% क्वेश्चन कर देंगे जब बहुत टफ बना देंगे, और नहीं तो 90% क्वेश्चन आप करके आएंगे किसी भी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में। 80 से 90% आपका बिल्कुल सही होना तय है। कुल मिला करके बस आप देखते रहिए। अभी क्या करेंगे कि अभी कुछ समय के बाद जैसे ही ये सेट पेपर सारे ख़त्म होते हैं मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन करवा दूंगा, समझ रहे हो ना। फार्माकोग्नोसी के ऐसे क्वेश्चन जो पक्का जो है पूछे जाते हैं और किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हैं, वो वाले क्वेश्चन मतलब उनको रटना है आपको। फिर इसी तरीके से कोलॉजी के क्वेश्चन, इसी तरीके से बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन, तो इस तरीके से काम करेंगे। अभी क्या, अभी सारे सेट पेपर कर लें हम लोग। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इसबगोल के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है इसबगोल इज यूज फॉर, इसबगोल का यूज़ क्या होता है, तो आप बताएंगे कॉन्स्टिपेशन, किसी को कब्ज हो जाए तो इसबगोल जो है, इसबगोल की भूसी आप दे दीजिए उसको और बोल दीजिए कि भैया इसको गर्म पानी से खा लो, दूध से खा लो, तो ये हो गया जाकर के आपका कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, मॉर्फिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम, मॉर्फिन हम लोग कहाँ से आइसोलेट करते हैं, तो पापावर सोमनीफेरम, ठीक है। मॉर्फिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम पापावर सोमनीफेरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल जवान पे रटा हुआ होना चाहिए, इसको तो बिल्कुल याद ही कर लीजिए, इस सब को याद ही कर लीजिए, सेलेसिन बिल्कुल याद कर लीजिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ये देखिए अभी 20 क्वेश्चन हमारे हुए हैं, अभी लगभग 15 क्वेश्चन जो है बचे हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिए। हम आपके लिए इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है फार्मासिस्ट एग्जाम के रिगार्डिंग वो लाते रहेंगे। करना आपको ये है कि वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और इसका आप PDF चाहिए हो, आपको इस वीडियो का PDF चाहिए हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको A to Z सारी PDF फाइल मिल जाएंगी, ठीक है ना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए विनका, विनका का मतलब ही होता है जाकर के क्या कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विनका से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको फार्माकोग्नोसी से मिल ही जाता है। विनका एल्केलॉइड्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, विनका किसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, तो आप बताएंगे जाकर कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है जाकर विनका एल्केलॉइड्स। और विनका एक एल्केलॉइड होता है और किस कैटेगरी का एल्केलॉइड है, तो आप बताएंगे इंडोल एल्केलॉइड होता है जाकर के, ठीक है ना। विनका इज अ इंडोल एल्केलॉइड। तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विनका किस तरीके का एल्केलॉइड है, आप बताएंगे इंडोल एल्केलॉइड्स हैं, ठीक है ना। और विनका एल्केलॉइड्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स यूज्ड एज लेक्सेटिव आर फाउंड इन,
कह रहा है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं वो लैक्सेटिव की तरह इस्तेमाल होते हैं, यानी पेट को साफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कैथेटिक्स होते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। आर फाउंड इन, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स आर फाउंड इन सेना, सेना में पाए जाते हैं जाकर के, सेना में जो है पाए जाते हैं। तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड यूज्ड एज लैक्सेटिव आर फाउंड इन सेना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ऑयल ऑफ लिंसिड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीड्स ऑफ, जो ऑयल ऑफ लिंसिड है, लिंसिड का जो ऑयल है वो किसके सीड से एक्सट्रैक्ट होता है, किसके बीज से निकलता है जाकर के, किनके बीजों से निकलता है जाकर के ये तेल, लिंसिड का तेल। तो आप बताएंगे जाकर के लाइनम यूजीटेटिजियम, क्या बताएंगे, लाइनम यूजीटेटिजियम। तो सीड्स ऑफ लाइनम यूजीटेटिजियम, ऑयल ऑफ लिंसेड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइनम यूजीटेटिजियम। फिर क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ट्रोपेन एल्केलॉइड्स आर फाउंड इन, ट्रोपेन एल्केलॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे जाकर के एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना में पाए जाते हैं ट्रोपेन एल्केलॉइड्स, ठीक है ना। ट्रोपेन एल्केलॉइड्स आर फाउंड इन एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना में पाए जाते हैं ट्रोपेन एल्केलॉइड्स। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, मिल्क ऑफ सल्फर, मिल्क ऑफ सल्फर किसको कहा जाता है, किसका ये सिनोनियम है, किसका उपनाम है, ठीक है ना। तो मिल्क ऑफ सल्फर किसको कहा जाता है, आप बताएंगे जाकर के प्रेसिपिटेटेड सल्फर को, प्रेसिपिटेटेड सल्फर को कह देते हैं मिल्क ऑफ सल्फर, मिल्क ऑफ सल्फर इज नोन एज प्रेसिपिटेटेड सल्फर, और प्रेसिपिटेटेड सल्फर इज नोन एज मिल्क ऑफ सल्फर। फिर क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ेंगे, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है मैटरनल कीटो एसिडोसिस इज ड्यू टू डिफिशिएंट इनटेक ऑफ, कह रहा है जो मैटरनल कीटो एसिडोसिस होता है ये किसकी कमी से हो जाता है जाकर के, इज ड्यू टू डिफिशिएंट इनटेक ऑफ, मतलब किसकी कमी से, किसको ना लेने की वजह से मैटरनल कीटो एसिडोसिस हो जाता है। आप बताएंगे जाकर के विटामिन्स, अगर आप विटामिन्स नहीं लेते हैं, ठीक है भैया, विटामिन्स, क्योंकि वाइटामिन्स बोल रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को अभी लगेगा कि यार ये कहाँ से बोल दिया, बिल्कुल नया शब्द बिल्कुल ढूंढ के। तो विटामिन्स जो होते हैं, अगर विटामिन्स की कमी हो जाती है, ठीक है ना, विटामिन्स को आप अगर अपने आहार में नहीं शामिल कर रहे हैं तो मैटरनल कीटो एसिडोसिस हो जाता है। मैटरनल का मतलब समझ रहे हैं, मात्र होता है, यानी माताओं में कीटो एसिडोसिस हो जाता है। फिर 27 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पोटेशियम का जो रिच सोर्स है वो कौन सा है, तो आप बताएंगे बनाना। इसने कह दिया कि बनाना मत बना, बनाना जो है, बनाना इज़ द रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का रिच सोर्स है बनाना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। कह रहा है ड्रग फॉर्म्स कैन एडमिनिस्टर्ड थ्रू अ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, कह रहा है ड्रग फॉर्म्स कैन एडमिनिस्टर्ड थ्रू अ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, हम लोग किस तरीके की ड्रग को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से देते हैं, मतलब नेज़ल, वही बात है, राइस ट्यूब के बारे में आपने सुना होगा। जो राइस ट्यूब डाली जाती है तो राइस ट्यूब में जो हम लोग लिक्विड पार्ट होता है खाने वाला वो उसमें ट्यूब में डाल देते हैं, तो वो ट्यूब नाक से डाली जाती है और यही एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए वो पड़ी होती है, ठीक है ना। तो क्या डायरेक्ट खाना जो है पेट में आपके पहुंचता है। तो कह रहे हैं ड्रग्स फॉर्म्स कैन एडमिनिस्टर, ड्रग का कौन सा फॉर्म ऐसा होता है जो कि एडमिनिस्टर्ड कर दिया जाता है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से, उसी राइस ट्यूब से। तो आप बताएंगे जाकर के ओरल लिक्विड, ऐसा लिक्विड जिसको हम लोग ओरली लेते हैं। अब उसको मान लो ओरल लेने के हम लोग कंडीशन में नहीं है, कोई पेशेंट ओरल लेने की कंडीशन में नहीं है, तो उस पेशेंट को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, राइस ट्यूब डाल दी जाती है। तो वो क्या करता है, तो ऊपर से ट्यूब में आपने डाला लिक्विड, ऐसा लिक्विड जो आप ओरल खाते हो, अब ओरल नहीं खा रहे हैं तो उसको वहीं ऊपर ट्यूब से डाल दिया, वो ट्यूब नाक के रास्ते से होते हुए सीधे एलिमेंट्री कैनाल में आपके पहुँचेगी, सीधे आपको जो है भोजन लिक्विड के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है ना। 29 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन। कह रहा अ क्लाइंट हैज़ नॉट हैड अ बाउल मूवमेंट फॉर 3 days, विच ऑफ द फॉलोइंग्स मेडिकेशन में कंट्रीब्यूट टू द कॉन्स्टिपेशन। कह रहा है एक कोई ऐसा क्लाइंट है जिसको 3 दिन से बाउल मूवमेंट, यानी आंतों में उसके मूवमेंट नहीं है, तो कह रहा है इनमें से कौन सी मेडिकेशन उसने जो है खा ली है जो जा करके उसके कॉन्स्टिपेशन कॉज कर दिया है जा करके, मतलब कॉन्स्टिपेशन का मतलब उसको कब्ज कर दी है जाके। तो कौन सी मेडिसिन ऐसी हो सकती है जो किसी भी पेशेंट को कब्ज कर सकती है। और यहाँ पे एक आपको सिचुएशन दे दी गई है कि कोई क्लाइंट ऐसा है जिसको 3 दिन से बाउल मूवमेंट नहीं है, यानी वो अगर फ्रेश जा रहा है तो फ्रेश नहीं जा पा रहा है, स्टूल आउटपुट नहीं हो रहा है,
तो हो सकता है उसने कोई मेडिसिन ले ली हो जिसकी वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो वो कौन सी मेडिसिन हो सकती है? तो ऑप्शन के हिसाब से एक आयरन का ऑप्शन था, तो आयरन कॉन्स्टिपेशन कर सकता है, ठीक है ना, आयरन जो है हमारा कॉन्स्टिपेशन कर सकता है। तो अ क्लाइंट हैज़ नॉट हैड अ बॉवल मूवमेंट फॉर 3 days, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन मे कॉन्ट्रीब्यूट टू द कॉन्स्टिपेशन? आयरन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कह रहा डिसीज इज कॉज्ड बाय अ डिफिशियंसी ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन्स। याद कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, कॉर्टिसोल हार्मोन्स की डिफिशियंसी से यानी कमी से। तो कॉर्टिसोल हार्मोन्स अगर बॉडी में कम हो जाएगा तो कौन सी डिसीज़ हो जाएगी? तो आप बताएंगे एडिसन डिसीज़। कौन सी डिसीज़? एडिसन डिसीज़। तो ये एक बात समझ लीजिए कि एडिसन डिसीज़ आपकी किससे रिलेटेड है? एड्रिनल ग्लैंड से। किससे? एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड है कौन सी? एडिसन डिसीज़। तो एडिसन डिसीज़ इज़ रिलेटेड टू एड्रिनल ग्लैंड, और कह रहा है कि अगर कॉर्टिसोल हार्मोन की डिफिशियंसी बॉडी में कमी हो जाती है तो एडिसन डिसीज़ हो जाएगी। फिर 31 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है डायग्नोसिस ऑफ न्यूमोनिया इज टिपिकली अचीव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट। कह रहा है जो डायग्नोसिस होती है निमोनिया की जो डायग्नोसिस होती है, किस डायग्नोस्टिक टेस्ट से हम लोग डायग्नोस करते हैं कि निमोनिया है या निमोनिया नहीं है? तो आप बताएंगे जाकर के चेस्ट एक्सरे कर लो, चेस्ट एक्सरे से पता चल जाएगा कि निमोनिया है या नहीं है, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है डिसऑर्डर रिजल्ट फ्रॉम अ डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर 8। कह रहा है डिसऑर्डर रिजल्ट फ्रॉम अ डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर 8। फैक्टर 8 का मतलब ऐसे कर दीजिए, तो देखिए ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, उन क्लॉटिंग फैक्टर में से अगर 8वां फैक्टर की डिफिशियंसी हो जाए तो क्या हो सकता है, कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है? तो आप बता देंगे हीमोफीलिया हो जाता है जाकर के डिसऑर्डर रिजल्ट फ्रॉम अ डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर 8। अगर फैक्टर 8 जो है एब्सेंस है तो वहाँ पे हीमोफीलिया हो जाता है। बॉडी में कौन कौन से फैक्टर होते हैं? फाइब्रिनोजिन होता है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, क्विकलेबाइल होता है, नॉट कैल्शियम होता है, नॉट एग्जिस्ट होता है, फिर क्विकलेबाइल होता है, फिर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है, फिर क्रिसमस फैक्टर होता है। तो ये सारे फैक्टर होते हैं जाकर के बॉडी में, ठीक है ना। 33 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन यानी हार्ट से संबंधित दिक्कत है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है ना, तो उसको जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, जो सबसे कॉमन दिक्कत है वो क्या होगी जाकर के? आप बताएंगे एरिथीमियाज। एरिथीमियाज का मतलब समझ रहे हैं? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में एरिथीमियाज हो जाता है ह्यूमन बॉडी में। एरिथीमिया का मतलब होता है एबनॉर्मल हार्ट रेट या रिदम। भाई देखो, रिदम का मतलब समझ रहे हैं? रिदम का मतलब होता है ताल। जो हार्ट होता है एक रिदम में धड़कता है 1 मिनट में 70 से 72 बार, ठीक है। और होता क्या है कि जो लब डब का मतलब टाइम टेकन का प्रोसेस है 0.5 और 0.3 सेकेंड, 0.8 सेकेंड टोटल टाइम होता है लब डब का, ठीक है ना। तो अभी क्या होता है जाकर कि जब इनके बीच का जो टाइम है वो डिसबैलेंस होने लगे, तो कभी हृदय की धड़कन बढ़े, कभी घटे, कभी कम हो, कभी बढ़ जाए, तो मतलब एबनॉर्मल तरीके से जब चलने लगती है तो उसको कह दिया जाता है एरिथीमिया। और ये मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन, सबसे कॉमन दिक्कत होती है जाकर के, ठीक है ना। फिर 34 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग। किसी भी ड्रग को अगर हम पेरेंट्रली देते हैं यानी आईवी रूट से दे देते हैं, ठीक है ना, या आईएम रूट से देते हैं, पेरेंट्रल का मतलब इंजेक्शन के फॉर्म में अगर देते हैं तो क्या होगा? कह रहा है यूजली प्रोड्यूस अ मोर रैपिड रिस्पॉन्स देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहा है कि ये जो है बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स देगा, किसकी अपेक्षा? ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की अपेक्षा ये वो है बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देगा। तो भाई सही सी बात है, सीधी सी बात है भाई। अगर आप ओरली कोई मेडिसिन दे रहे हैं, ठीक, जैसे सपोज दैट पैरासीटामॉल, तो पैरासीटामॉल का इंजेक्शन भी आता है, टैबलेट भी आती है। अगर आपने पैरासीटामॉल किसी एक पेशेंट को जिसका टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है, किसी दूसरा पेशेंट आ गया उसका भी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है, आपने क्या किया, एक को ओरल दे दी पैरासीटामॉल 650 mg, एक को आपने इंजेक्शन दे दिया, ठीक। अब हुआ क्या कि जिसको इंजेक्शन दिया वो तो 15 मिनट में उसका फीवर डाउन, लेकिन जिसको आपने ओरली दी है उसको कम से कम लग जाएगा 1 से 2 घंटा, 1 से 2 घंटे में उसका टेम्परेचर डाउन होगा। तो सही बात है कि इंजेक्शन जो है जल्दी रिस्पांस देता है ओरल की अपेक्षा, यानी मुंह से अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो। देखिए 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कोकेन इज यूज्ड एज। कोकेन को हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? तो आप बताएंगे कोकेन इज यूज्ड एज लोकल एनेस्थेटिक।
कोकेन जो होता है लोकल एनेस्थेटिक की तरह इस्तेमाल होता है जाकर के। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 35 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है वो लाते रहेंगे। करना बस आपको इतना है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना है, ठीक है ना। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल पे पहुँचेंगे, वहाँ पे जाकर के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सब आपको पता है कहानी, कोई भी नई बात नहीं है। वहाँ पे ज्वाइन करते ही आपको सारी PDF मिल जाएंगी जो अभी तक मैंने पढ़ाई हुई हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।